ये खाली राजनीति के लिए ही किया जाता है कि हम किसी मोहल्ले में रहते हैं तो हमारा पड़ोसी कौन जात का है ये हम नहीं पूछते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये पब्लिक को भटकाने की चीज़ें हैं। जो चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ का आकलन होना चाहिए, सर्वेक्षण होना चाहिए कि हमारे यहाँ कितना बेटर स्कूल हैं, कितना बेटर कॉलेज हैं, कितना बेटर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितनी जो हमारे यहाँ जो सरकारी गल्ले की दुकानें हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी है, कितने हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, कितने हमारे यहाँ एनिमल्स हैं, कहाँ पर वाटर की कितनी ज़रूरत है, स्वच्छ वाटर की कितनी ज़रूरत है, कहाँ पर जो पानी आता है वो कहाँ डिस्चार्ज होता है, ये सब का सर्वेक्षण नहीं करा के और ये आर्थिक आधार पर ये सर्वेक्षण होना चाहिए था कि कितने यहाँ मेरे समर्थ लोग हैं, कितने मेरे यहाँ असमर्थ लोग हैं, वो सारे चीज़ों पर कभी आकलन किया नहीं जाता है। ये चीप तरीके से एक ला दिया जाता है जातीय जनगणना, उसके बाद उधर से नेताओं द्वारा ये क्लेम किया जाता है कि जिससे जितना भागीदारी उसको मिले उतना हिस्सेदारी। और वो लोग जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो पॉलिटिकल से काफ़ी दूर हैं, उनको लगता है कि ये जो लोग हैं, सरकार है, मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है और वो गलतफहमी में आ जाते हैं। जब ये स्टेट जो है सो आज भी पॉवर्टी लेवल से नीचे है, हर मामले में हम लोग पीछे हैं। जब बाकी अदर स्टेट्स बंगलोर, पूना, हैदराबाद, ये सारे बॉम्बे, ये सारे स्टेट्स अपने यहाँ आईटी इंडस्ट्रीज़ लगा रहे थे, आईटी हब लगा रहे थे, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे थे, आईटी सेंटर खोल रहे थे, तो हमारे यहाँ क्या खुल रहा था, बिहार में क्या खुल रहा था, चरवाहा विद्यालय, एंड उसकी पॉपुलरिटी हो रही थी, उसके ऊपर सारे पैसे खर्चे हो रहे थे। तो ये ले दे के ये प्रूफ है, आदिम काल से मार्क्स लेनिन ने भी कहा है कि जाति दो होता है, एक समर्थ एक असमर्थ। और इसके ऊपर हम लोग कभी कोई भी सरकार आती है ये नहीं सोचती है वो दूसरे तीसरे चौथे ये जाति क्यों जाति, क्यों ब्राह्मण, क्यों राजपूत में भी बहुत लोग गरीब हैं, खाने के लिए उनको पैसा नहीं है। ब्राह्मण भी कोई हाल है, कायस्थ में भी बहुत सारे गरीब हैं, उनको खाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन वो वंचित होंगे क्योंकि उनकी हिस्सेदारी भागीदारी तो है नहीं, तो उनकी हिस्सेदारी होगी नहीं। ये काफ़ी गलत है, ये राजनीतिक पर्पस के लिए इसको किया गया है, ये नहीं होना चाहिए। ये कहा गया था राज्य सरकार की ओर से कि ये आर्थिक सर्वेक्षण भी हो रहा है जिसको अब तक सामने नहीं लाया गया है, क्या लगता है? नहीं देखिए, अगर सरकार की सोच ईमानदार है तो स्वागत योग्य है, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से सर्वे के दौरान जो कॉलम बनाए गए थे, कल बिहार की सरकार ने जिस प्रकार से सिर्फ जातीय आंकड़ा पेश किया, एक तो हमने देखा कि जो हमारे ट्रांसजेंडर थे उन लोगों ने आपत्ति किया, 825 का आंकड़ा दिखाया गया, जबकि पटना के अंदर केवल पटना शहर में 250 से 3000 ट्रांसजेंडर की आबादी है। तो ये दिखाता है, एक तो दूसरा क्या है कि किसी न्यायिक समिति से, कमेटी से जिस पर ट्रस्ट हो सके, पूरा काम जो सरकार की एजेंसियां हैं उन्हीं लोगों ने ये सारा डाटा कलेक्ट भी किया और डाटा की एंट्री भी कराई और पब्लिश भी किया। तो एक तो उस आधार पर जिस तरह से ऑब्जेक्शन आ रहा दिख रहा है कि पता नहीं कि इसकी क्या सच्चाई है, किस प्रकार से किया गया। लेकिन खैर उसमें भी अगर हम नहीं जाते हैं तो हम यही देखते हैं कि आपने जाति का दिखा दिया जिसकी राजनीति आप करते आए हैं। आज आज़ादी के 75 वर्षों तक जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा समय तक देश में सत्ता में राज किया, जो चाहे केंद्र हो चाहे बिहार में हो, आज वो कहते हैं कि लोग पिछड़े रह गए, लोग गरीब हैं, लोग के पास शिक्षा का अभाव है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो सवाल तो आज उन्हीं के ऊपर खड़ा हो रहा है जिन लोगों जो आज सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब रही बात ये चीज़ कि आप कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, भागीदारी और हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो अच्छा तो है, डाटा आ गया है सामने। अब नीतीश कुमार की जो आबादी है तो छोड़ दें, रिज़ाइन कर दें। अब तो जिसकी आबादी ज़्यादा है, 14% अगर वाकई में तेजस्वी जी की है तो उनको कुर्सी दे दें। या अगर आप कहते हैं कि हमारा उद्देश्य जातीय गणना का ये था कि जो समाज पिछड़ा है आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसको हमको आगे बढ़ाना है, तो जब से जो सबसे छोटी जाति आई है इस गणना में, उसी को मुख्यमंत्री बना के शुरुआत कर दें।
सबसे पहले कि हाँ भाई ठीक है, इस समाज का आज तक कोई भी पॉलिटिकल शेयर नहीं हुआ, कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ आज़ादी के बाद से पहला मुख्यमंत्री यही रहेगा, तो समझा जाएगा कि ईमानदार सोच है। लेकिन फैक्ट्स यही है कि किस समाज की आज 32 वर्षों से जिन जातियों की सरकारें रही है, आज उस जाति की आर्थिक स्थिति क्या है, क्या यह बिहार वासियों को का हक नहीं है जानने का? लेकिन वह सर्वे तो देंगे नहीं कि हाँ आर्थिक स्थिति में पिछले 32 वर्षों में कौन जातियां कमजोर हुई, कौन जातियां मजबूत हुई। मुख्यमंत्री जी ने कहा भी कि कल हम जारी करेंगे, लेकिन आज कोई सुखबुगाहट नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट है कि इनका सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य है, ये लोगों को भरमाना चाहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में हम लोगों ने देखा है कि 80 करोड़ लोगों के घरों तक राशन जा रहा है मुफ्त में, जिस प्रकार से हर टोले में बिजली पहुंची है, हर टोले में नल जल पहुंचा है, सड़क पहुंचा है। मुझे लगता है कि जब सबका साथ सबका विकास की बात आ रही है, तो ये जो जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, उनकी दुकान बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि बिहार में जो ये जाति आधारित गणना सामने आया है, उसके बाद से 3 डिप्टी सीएम होना चाहिए। क्या ये मांग सही है? आप किस तरह से इसको देखते हैं? व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि एक तो ये जातीय जनगणना को आउटराइट रिजेक्ट कर देना चाहिए समाज को। इस पर समाज में और बटेगा और बंटवारा होगा, समाज में और वैमनस्य फैलेगी, समाज और विभाजित होगा। और समाज में 2 ही जाति है, एक अमीर है, एक गरीब है, एक सक्षम है, एक अक्षम है। इन बातों को न ध्यान में रखकर हर पार्टियां, वो कोई पार्टी हो, सत्ता में हो न हो, सब राजनीति करती है और सब जाति के आधार पर ही राजनीति करती है। टिकट देने के समय में जातीय खोजा जाता है, टिकट देने के टाइम में जात खोजा जाता है, वो हर पार्टी खोजती है। हम बोलने के लिए जो भी बोल दें, लेकिन हर पार्टी टिकट के आधार पर जाति खोजती है, उसी जाति को टिकट दो, वहाँ से वो जीतेगा। ये जाति जनगणना जो है, ये समाज को बांटने के लिए, हम करें, आप करें, कोई करे। हम आज विरोध करें, कल हम उसका सत्ता में आएंगे उसका पक्ष करेंगे। जो सत्ता में जाएगा वो अपने मन की बात करेगा, अपना उसका कैसे होगा वो उस हिसाब पर बात करेगा। टिकट देने के टाइम में जाति खोजेगा सब जगह। ये ईमानदारी से यदि कहा जाए तो सबको स्वीकार करना चाहिए, ये जाति जनगणना को रिजेक्ट कर देना चाहिए और समाज में अगड़े और पिछड़े की बात छोड़ देनी चाहिए, सक्षम और सक्षम की बात करनी चाहिए, अमीर और गरीब की बात करनी चाहिए। उसके आधार पर यदि आप सर्वे कराते हैं तो आप सर्वे कराइए, सब स्वागत करेंगे उसका। नहीं, क्या कह रहे हैं इसमें जाति गणना तो है ही उद्देश्य वही, इसलिए अगर जाति के आधार पर टिकट देते हैं तो उसमें बुराई नहीं, मैं नहीं मानता कि उसमें कोई बुराई है। लेकिन आइसक्रीम खुद चाबी है, मतलब मुख्यमंत्री तो हम ही रहेंगे और लकड़ी जो है उसका डंटी वो सबको बांटते चलिए। तो ये बेवकूफ़ी अब बिहार की जनता समझ गई है। अगर आप वाकई में जाति को बढ़ाना चाहते हैं तो करके पहले दिखाइए ना। पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तो छोड़िए, लेकिन उस पर तो कुंडली मार के बैठेंगे और दिखाएंगे कि हम बड़े जाति के हितैषी हैं। यह मुद्दा सबसे बड़ा यही है। अब ये हिस्सेदारी और भागीदारी की बात हो रही है, आप कितने % वाले हैं? देखिए, हम तो संभवतः 0% वाले हैं, क्योंकि गणना जो ये हुई है ये जाति आधारित तो है ही नहीं, यह राजनीति आधारित है। और इस गणना में जो भी व्यक्ति एक परिवार विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है, व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है, जाति विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है, उसके लिए 0% आरक्षण है, उसकी संभावना 0% है आगे बढ़ने की, आगे जाने की। और ये एक बात पूरी तरह से जान लिया जाए कि यदि अगर उनकी नीयत ऐसी होती तो वो अपने ही परिवार के लोगों को आगे क्यों बढ़ाते, अपने समाज के लोगों के बारे में आगे बात करते कि उनको आगे लाया जाए। भाई मेरा परिवार तो आगे बढ़ चुका, हमारे समाज से ही अन्य लोग आगे बढ़ें। लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कर रहे हैं क्यों? क्योंकि उनकी नीति अच्छी नहीं है, उनकी नीयत अच्छी नहीं है। और नीति अच्छी नहीं हो तो काम खराब होता है, नीयत अच्छी नहीं हो तो अंजाम खराब होता है। इनका तो दोनों ही खराब है, इसलिए इनका काम और अंजाम दोनों ही खराब होने वाला है। यह बात ये गांठ बांध ले। और ये समाज में वैमनस्यता बढ़ाने की बात हो रही है। आज ये जातियों के आधार पर बांट रहे हैं, कल क्षेत्र के आधार पर बांटेंगे, कल तो क्षेत्रवाद की बात होगी। अभी आरक्षित लोग मांगेंगे कि हमारे लिए अलग जगह दे दो, कुछ अनारक्षित लोग मांगेंगे कि हमारे लिए अलग जगह दे दो। तो पिछड़े लोगों के लिए कहाँ जगह देंगे? सवर्ण को कहाँ देंगे? अति पिछड़ा को कहाँ देंगे? दलित को कहाँ देंगे? पसमानदा को कहाँ देंगे? मुसलमान को कहाँ देंगे? तो ये सभी को जगह भी दे करके बांटेंगे क्या? दिलों में जगह देने के बजाय आप जगह जगह पे उनको अलग अलग बैठा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? यह राजनीति नहीं है तो क्या है? इस पर विचार करें और इस
विभाजन की नीति से परहेज करें और समाज को एक करने का बात करें, न कि तोड़ने का बात करें। समाज में इसका क्या असर पड़ेगा? समाज में इसका असर बहुत ही बुरा पड़ेगा। जो मिल्लत थी लोगों के बीच में, अब उसमें विभाजन होगा और यही कारण भी है। मुख्य वजह राजनीतिक है और उसके पीछे यही वजह है कि इन लोगों को विभाजित कर दो। अभी एक और हमको बोलना चाहिए कि नहीं, जैसे कि मुसलमान वोट एक तरफ हो गया है, अब एक राजनीति खेली जा रही है कि हिंदुओं का वोट कैसे बांटे। तो बांटो और राज करो, ये तो अंग्रेज़ों के समय से चला आ रहा है और यही काम अभी फिलहाल जो सरकार है वो कर रही है। ये तो जनगणना तो था भी नहीं, कोर्ट ने तो सर्वे का ऑर्डर दिया था। जाति जनगणना माने ये बात आ रही है हर जगह, न्यूज़ में, इसमें उसमें। और पूर्व के वक्तावे ने भी बताया कि मुख्य मुद्दा क्या होना चाहिए, कैसे गरीब लोगों को आगे बढ़ाया जाए, उनका उत्थान किया जाए। क्या क्रीमी लेयर का बात होगा? जो उन लोगों को मिल चुका है आरक्षण और जो लोग एक हैसियत में पहुंच गए हैं, क्या वो इस आरक्षण को छोड़ेंगे? इस पर भी आना चाहिए बात। तो मैं बस यही कहूँगा, ये शुद्धता राजनीतिक है। राजनीति इलेक्शन जीतने का तरीका है, राजनीतिक लोग राजनीति करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लोगों को बांट के, जात पात में आपस में झगड़ा करा के, ये राजनीति किसी भी देश और राज्य के लिए अच्छी बात नहीं होगी। क्या ये सिर्फ खालिश राजनीति है या फिर समाज में कुछ लोगों को इससे फायदा भी पहुंचेगा, ये जातिगत आधारित जो गणना हुई है इससे? पहली बात तो ये है कि जातिगत जो जनगणना हुई है, जनगणना नहीं गणना हुई है, वह हमें लगता है पूरी तरह से फर्जी है। कारण कम समय में आंकड़े उपलब्ध हो जाना ये संभव नहीं है। जनगणना होती है, सरकार 10 साल में एक बार करवाती है भारत सरकार, उसके आंकड़े और इसमें आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, ये सब तो पता ही नहीं किसी के पास। केवल आंकड़े दे दिए कि भाई इस जाति का इतना, इस जाति का इतना, ओबीसी इतना, जनरल इतना, मुसलमान इतना। ठीक है, आज इसकी आवश्यकता बिहार को नहीं थी। बिहार को आज आवश्यकता थी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में कुछ चीज़ें हो चुकी थी, 2 सेक्टर भी बाकी है, शिक्षा का और स्वास्थ्य का। आज गरीब के व्यक्ति के घर में कोई बीमार हो जाता है तो उसका जो भी ज़मीन है, चाहे उसका जो भी पैसा है बचा हुआ है, वो सारा बिक जाता है, उसका सारा ख़त्म हो जाता है। उसको इलाज में आवश्यकता थी कि एक अच्छे इलाज की व्यवस्था देने की सरकार को, एक अच्छे शिक्षा की। आज शिक्षा का स्थिति क्या है? लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, किस लिए? भाई अच्छी शिक्षा के लिए। यहाँ से जा रहे हैं दक्षिण भारत की ओर, विदेश जा रहे हैं। यहाँ शिक्षा का उस तरह का माहौल नहीं है। आपका पैसा बाहर जा रहा है, आपका युवा बाहर जा रहा है, आपकी जो श्रम शक्ति है वो बाहर जा रही है, आपका जो क्या कहते हैं, आप में जो क्षमता है वो बाहर जा रही है। आज आवश्यकता है इस चीज़ की। ये जातीय की जनगणना के चक्कर में इसे क्या मिलेगा? ये जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, ठीक है, मिल जाएगा उससे क्या हो जाएगा? आज स्थिति क्या है, वस्तुस्थिति क्या है बिहार के अंदर? मान लिया अगर सबसे ज़्यादा केस कोई पेंडिंग है तो जाति में, दूसरा जात का नहीं है। हम जिस जात के हैं और अगले ये भी उसी जात के हैं, तो केस इसी दोनों में है। मैक्सिमम केस 70% केस इसी में है, जाति में। कोई व्यक्ति दहेज प्रथा जो है आज बिहार में, दहेज है ना, उसको ख़त्म कर दे। किस में है? जाति में दहेज है। एक जाति से दूसरी जाति में शादी होती है, इसी में दहेज है। इसको ख़त्म करने का, इसको समाप्त करने का आवश्यकता है। इससे क्या मिलेगा? को पॉलिटिकल कुछ अप्रोच, मान लिया 2 सीट 4 सीट किसी जाति का बढ़ जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? लोकसभा विधानसभा में क्या होने जाने का है? क्या आर्थिक सर्वे आने के बाद लोगों को कुछ फ़ायदा पहुंचेगा? हालांकि वो अब तक नहीं आया है और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जल्द ही उसको भी सार्वजनिक की जाएगी। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं, ना ये आर्थिक सर्वे है, ना ये जातिक सर्वे, ये राजनीतिक सर्वे है। टोटली ये नीतीश कुमार जी का एक जुमला है जो बिहार के लोगों को थमा दिया गया है। सीधा मैं बताऊंगा, आज़ादी के बाद हम लोगों को 2 समुदाय में बांटा गया, एक हिंदू और एक मुसलमान। हिंदू अब सनातनी है, हम सीधे अपने धर्म के आधार पर हम लोगों को आज़ादी के बाद बांटा गया। और अब पिछले 32 सालों में आप देखेंगे बिहार को जिस तरीके से जाति के आग में झोंका गया है,
लालू यादव जी 15 साल के शासन में उन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड करवाया, बूढ़ा बाल साफ करो का नारा लगवाया, और बचा खुचा ये जो लालू जी का ही एक जुमला और उन्हीं के मुंह से निकला हुआ कथन है कि नीतीश कुमार जी के अतड़ी में दांत है, तो ये सच्चाई है। ये बिहार के लोगों को जिस तरीके से जाति के आधार पर बांट रहे हैं, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ब्राह्मणों को राजपूत से लड़वाओ, राजपूतों को भूमियार से लड़वाओ, भूमियारों को कास्ट से लड़वाओ, ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? मुझे ये लगता है इन सब चीज़ों की बिहार के लोगों को ज़रूरत नहीं है। यहाँ के लोगों को ज़रूरत है हर जातीय स्तर पे, हर वर्ग के आधार पे, आर्थिक आधार पे उनका सर्वे हो, कौन गरीब है, कौन अमीर है, हर जाति में, हर तकबे में लोग गरीब और अमीर हैं। ये पूरा का पूरा फ्लॉप है, और मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा राजनीतिक स्टंट है। इसको एक नीतीश कुमार जी ने अपने लिए एक हथियार बना के, उन्होंने और लालू जी ने इलेक्शन के पहले बस एक हथियार बना के आप लोगों के सामने पेश किया है, जिसको बिहार की जनता पूरे तरीके से इसको नकारेगी और उन लोगों को कड़ा तमाचा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में करारा जवाब देगी। ये कहा जा रहा है कि ये मंडल कमंडल पार्ट 2 है, क्या ये सच है? नहीं, ये जो अभी जो जातीय गणना कर रहे हैं, ये गणना केवल हम लोग में विद्वेष फैलाने के लिए, अपने फायदा, अपनी विफलता को छिपाने के लिए ये किया गया है, इनका काम है। ये जो सरकार पूरी तरह से विफल है हर मामले पर, चाहे वो क्राइम लेवल हो, आज देख लीजिए क्राइम का क्या लेवल है। एक तगमा लिए हैं सुशासन बाबू का, लेकिन क्राइम का लेवल देख रहे हैं आप, कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं है, रोड की वही स्थिति है, पढ़ाई की वही स्थिति है, सब कुछ है। तो अपनी विफलता को छिपाने के लिए ये कर दिए हैं कि हाँ एक जातीय गणना कर दो, आर्थिक स्थिति पर गणना करके अब देख लें कौन कहाँ पर है, किसकी क्या स्थिति है और क्या भागीदारी होगी, समझ में आ जाएगा। ये केवल अपनी विफलता को छिपाने के लिए और कुछ नहीं है। भागीदारी और हिस्सेदारी की बात जो है वो काफ़ी तेज़ी से अब कल शाम से शुरू हो गया है। क्या आने वाले दिनों में इसका असर कुछ पड़ेगा? असर तो पहले से भी था। हम लोग तो फॉरवर्ड जाति से हैं, भूमियार जाति से हैं, और जहाँ तक हमारा ये गन्ना का सवाल है, हमको तो लगता है ये टोटली फर्जी है, क्योंकि हम गांव से बिलोंग करने वाले लोग हैं। हमारे खुद के फैमिली में 55 लोग हैं, जो बिहार में मात्र 21 लोग हैं, बाकी रोजी रोटी के लिए कोई अदर स्टेट में है, लेकिन अभी भी उनका वोटर आईडी कार्ड हमारे गांव से है, ज़मीन का रसीद हमारे गांव से है, और उनकी गणना तो हुई ही नहीं। तो सीधे ये फर्जी है। वो कहाँ गए? उनकी गणना होगी कि नहीं? जहाँ तक एक और सवाल है कि इससे पहले जो भारत सरकार ने जातीय गणना गणाई थी वह बिहार झारखंड एक था, उसमें सिर्फ 51 जातियाँ थी। इस बार 126 जातियाँ। क्या जातियाँ उत्पन्न होती है? और कुछ जातियाँ तो ऐसी है जिसकी बिहार में संख्या मात्र 37 है। आपको हंसी आएगी ये गणना देख कर। आज के पेपर में देखिए, आपको एक नट समुदाय की गणना सिर्फ 27 लोग हैं पूरे बिहार में। ये कैसी गणना है हमें पता ही नहीं चल रहा है। ये गणना है या सिर्फ एक कमाने का साधन बना दिया गया है? इसको टीचरों को इन्वॉल्व कर दिया जाता है गणना में। लोग परेशान हैं, घर में बैठ के एक दरवाजे पर बैठ के गणना कर लेते हैं। ऐसी गणना होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक राजनीति का सवाल है, पब्लिक होशियार हो गई है, मूर्ख नहीं है। जनता पढ़ी लिखी है, चाहे वो हर एक जाति में हो, जादव में हो, कुर्मी में हो, हर एक जातियों में लोग पढ़े लिखे हैं। न तेजस्वी जी से कोई बड़गलाएंगे, न लालू जी से बड़गलाएंगे, न नीतीश जी से बड़गलाएंगे। जनता अब जानती है और जनता सही समय पर सही निर्णय लेगी। क्या आने वाले दिनों में इस जातिगत आधार पर जो गणना हुई है इसका कुछ फायदा लोगों को मिलेगा? देखिए, गुजरात में कौन सा जातीय गणना हुआ, महाराष्ट्र में कौन सा जातीय गणना हुआ, पंजाब में कौन सा जातीय गणना, आज जो भारत के जो डेवलप्ड स्टेट हैं वहाँ कौन सी जातीय गणना हुई है? इससे जातीय गणना से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा। ये अगर कोई फॉर्मूला दे रहा है तो मुझे लगता है वो बिहार की जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। हाँ, ये प्रश्न जरूर उन लोगों के ऊपर खड़ा होता है कि अगर आप 32 वर्षों से बिहार के शासन में झंडा गाड़ कर, डंडा खड़ा करके अगर आप शासन किए, तो फिर भी यह समस्या अगर मुंह बाय खड़ी है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? इधर हरियाणा पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अमेरिका में छिपे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के इशारे पर बम्बिहा गैंग के शूटर दीपक मान की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। गैंगस्टर दीपक मान पंजाब के फरीदकोट का रहने वाला था और एक रोज पहले उसका शव हरियाणा के सोनीपत में एक खेत से बरामद किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले दीपक मान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को ललकारा था, जिसमें उसने गोल्डी के चचेरे भाई गुरलाल बराड़ को मारने की जिम्मेदारी लेते हुए लॉरेंस गैंग को खुली चुनौती दी थी। सूत्रों का दावा है कि इसी वजह से लॉरेंस गैंग ने उसे ठिकाने लगवा दिया। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि दीपक मान को कई गोलियां मारी गई और दावा किया गया कि पहले उसे किडनैप कर बुरी तरह टॉर्चर किया गया और बाद में उसे गोलियों से भून दिया गया।
इस वारदात के कुछ घंटे बाद ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर गोल्डी बराड़ के नाम से एक पोस्ट डालकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ले ली। यही नहीं, उसमें यह भी दावा किया गया कि कनाडा में मारे गए खालिस्तानी आतंकी सुक्खा को भी लॉरेंस गैंग ने ही मरवाया था। इस बीच आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एनआईए की टीम ने नक्सलियों को फंडिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की। दोनों राज्यों में एनआईए ने करीब 60 जगहों पर छापेमारी बांधी और इस दौरान तेलंगाना के हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के गुंटूर, नेल्लूर और तिरुपति जिलों में कई संदिग्धों के ठिकानों की तलाशी ली गई। जिन लोगों के यहां छापेमारी हुई उन लोगों पर नक्सलियों से संबंध होने के आरोप हैं। मेरा आश्रम से बाहर जाना का था। जैसे ही मैं अपने गेट पर पहुंचा, मुझसे गेट से 10 से 20 फीट दूरी पर वह बालिका बंडेगढ़ क्षेत्र की ओर से आ रही थी। जैसे ही मेरा जाना हुआ, शरीर पर ऊपरी वस्त्र था, नीचे कोई वस्त्र नहीं था। मैंने अपना ऊपरी वस्त्र उतार कर उसे दिया ताकि उसने अपना शरीर ढका। शरीर उसका पूरा ब्लीडिंग हो रहा था, मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी, आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी। जैसे ही मैंने देखा, मेरा मन वहाँ से आगे जाने का हुआ नहीं। मैंने उसकी मदद करने के लिए तुरंत ही 100 नंबर पर कॉल किया। 2-3 बार वहाँ से कॉल कटा, कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। फिर तत्पश्चात हमने वापस पुनः महाकाल थाने में जो हमारे कुछ लोग हैं वहाँ उन्हें कॉल किया, उनसे फिर नंबर लिए सब, फिर महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर 100 नंबर पर पुनः रिटर्न कॉल किया। पश्चात पुनः करीब 20 से 25 मिनट में गाड़ी आई। जब तक वह बालिका मुँह से कुछ नहीं बोल पा रही थी, बोल तो रही थी लेकिन उसकी भाषा में समझ में नहीं आ रही थी। हमने कई बार उससे पूछने की चेष्टा करी कि भाई तुम्हारे माता पिता कौन है, कहाँ से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा। हमने उससे ये भी कहा कि तुम यहाँ सुरक्षित हो, किसी प्रकार कोई आपको डर नहीं है, अब आपका कोई बाल भी वाक़ा यहाँ नहीं कर पाएगा। यदि आप अपना मोबाइल नंबर या माता पिता का मोबाइल नंबर कोई जानती हो तो आप यहाँ बिल्कुल निसंकोच होकर के नंबर बता सकती हो, किसी प्रकार का डर आपको नहीं है। लेकिन बालिका फिर भी भयभीत थी। जब 10-20 मिनट वह मेरे पास रही तो उसे मेरा विश्वास हुआ। जब भी कोई नया व्यक्ति गाड़ी के पास आता मेरी, तो वह बालिका उनसे बहुत भयभीत होकर के मेरी छाया में छिपने का प्रयास कर रही थी। जैसे ही पुलिस प्रशासन का आना हुआ, प्रशासन ने उसकी मदद करके उसे अपने वाहन में बिठा करके वो लोग जो है यहाँ से चरक हॉस्पिटल उसे ले गए। अच्छा, आपको कहीं लगा कि वो जो है लड़की जो है उसके साथ मारपीट भी हुई? आपने बताया सूजन की है, आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी। मारपीट का तो मैंने उसको शरीर के ऊपर किसी प्रकार कोई दाग भी नहीं देखा और ना मैंने शरीर के ऊपर कोई दृष्टि डाली। मेरा लक्ष्य सिर्फ उसकी मदद करने का था। मैंने उसे अपना वस्त्र, ऊपरी वस्त्र दिया नीचे ओढ़ने के लिए, नीचे पहनने के लिए। बाकी मैंने उसके शरीर पर किसी प्रकार कोई चोट का निशान नहीं देखा। आपने जब उसको पहली बार देखा, क्या वो बेहोश हो चुकी थी या फिर? नहीं, मेरे पास बिल्कुल स्वस्थ थी। वो बोल भी रही थी, बातें भी कर रही थी। कहीं जाने के लिए बार बार किसी गांव का नाम, पूरिया ऐसा उससे कुछ नाम बता रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था उसकी भाषा में कि वो किस क्षेत्र का नाम बता रही है। अच्छा, वो जब वो यहाँ सामने से आती हुई दिखी तो आपको लगा कि वो मदद मांग रही है इसलिए आप आगे आए हैं, या फिर वो अर्धनग्न दिखी इसलिए आप उसको मतलब मदद के लिए? इसीलिए मैं आगे आया, मदद मांग रही। हाँ, बाकी उसने मुझसे कोई ऐसा नहीं कहा कि आप मेरे को मदद करिए। मैंने उसे कुछ पैसे, नकदी पैसे 100-50 रुपये भी दिए हाथ में। और फिर जो मुझे ऐसा लगा कि यह कहीं से है और भयभीत है। फिर मैंने प्रशासन से उसको जी। अच्छा, ये जब कितनी बजे की बात होगी आपके पास यहाँ? ये सर करीब 9:30 बजे के आसपास की कहानी है, प्रातःकालीन परसों के दिन की। आपके फ़ोन लगाने के कितनी देर बाद पुलिस यहाँ पहुँची? 20-1 मिनट में। 20 मिनट बाद। उसके बाद वो सीधे उनको लेके चले? सीधे उन्हें लेकर चले। उन्होंने मेरा नाम आचार्य राहुल शर्मा।